डिस्टेंस सड़कों पर जरूरी है। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। कहते हैं माँ ममता की मूरत होती है, लेकिन कोटा में कलयुगी माँ ने प्रेमी संग मिलकर 4 साल की मासूम बेटी की हत्या कर उसका शव जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी माँ और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कई महीने पहले बोरखेड़ा निवासी सुमित ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि सुमित की पत्नी जयपुर में अपने प्रेमी संग रह रही है। पुलिस ने जब दोनों को पकड़ा तो उसके पास सुमित की 4 साल की बेटी नहीं थी, जिसके बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि दिसंबर में उसकी 4 साल की बेटी खेलते हुए सीढ़ियों से गिर गई थी। उसके इलाज में ज्यादा पैसे खर्च होते देख उसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में फेंक दिया। थाना बुलादीप पर अपनी पत्नी की और अपनी बच्ची की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी जांच की जा रही थी। उसमें तकनीकी सहयोग से जयपुर के पास गांव से उसकी पत्नी को दस्तयाब किया गया था उसके प्रेमी के साथ में। जब बच्ची के भी उससे पूछताछ की गई तो उन दोनों ने खुलासा किया कि वो जब घायल हो गई थी उसको इलाज कराने के बजाय उन्होंने उसका गला घोट करके हत्या कर दी और भरतरी के जो जंगल है वहां पर उन्होंने उनको डाल दिया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक साबित होती जा रही है। कोरोना के साथ साथ लोग अब म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। भीलवाड़ा में इससे रविवार सुबह तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक की आंख की रोशनी चली गई। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस से ग्रसित कई लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। भीलवाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल में भी ब्लैक फंगस से पीड़ित 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों में देखा जा रहा है। ये ज्यादातर डायबिटीज के मरीजों को अपना शिकार बना रहा है। इसके मुख्य लक्षण नाक बहना, सांस लेने की तकलीफ, नाक से खून या फिर काले रंग के तरल पदार्थ का आना। कई मरीजों में नाक के आसपास काले धब्बे भी देखे गए हैं। जो भी पेशेंट डायबिटिक हैं, हमारे यहाँ भर्ती हैं, उनका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के लिए हमने एक अलग से टीम बना ली है, जिसमें फिजिशियन और चेस्ट फिजिशियन दोनों हैं और हम खुद उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तीसरा, जो स्टेरॉइड की डोजेस जो चल रही हैं उसको रेगुलेट करना होगा। ओवर यूज एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड को कंट्रोल करना होगा। कोई भी पेशेंट जो पोस्ट कोविड के बाद में अगर उनकी आंखों के अंदर सूजन रहती है, अगर उनके चमड़ी के अंदर या अपने जबड़े के ऊपर सूजन रहती है या सुन्नता आती है, दांतों में दर्द रहता है या बाहर की या अंदर की जबड़े की चमड़ी काले कलर की होने लग जाती है, नाक में क्रस्टिंग जमने लग जाती है, ऐसे पेशेंट को हाथों हाथ अपने कंसर्न डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलाज चालू करा देना चाहिए। नेक्स्ट, डीएम विजिट। कोरोना महामारी के दूसरे फेज में ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक यादव के साथ उनियारा के सामुदायिक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामलों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किए जा रहे सामुदायिक अस्पताल में इंतजामों का भी जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा कि जिला अस्पताल में बढ़ते मरीजों के दबाव के बाद अब जिले भर की सभी सामुदायिक अस्पतालों में कोरोना रोगियों के उपचार के इंतजाम किए जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित दवाइयों और उपकरणों के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे शुरुआती लक्षणों में ही कोरोना मरीजों का उपचार किया जा सके और गाँव में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। तो गांव में तो ये एडवाइस दी जा रही है लोगों के लिए। और यहाँ पर मैंने जो सीएचसी का रिव्यू किया है, सीएचसी पे भी 35 बेड फैसिलिटी क्रिएट कर दी गई है। तो एसडीएम साहब के पास, एमओएससी साहब के पास 23 कॉन्सेंट्रेटर्स आ गए हैं। तो 23 पेशेंट्स को तो कॉन्सेंट्रेटर्स पे रखा जा सकता है और बचे हुए जो पेशेंट्स हैं उसके लिए हमने सिलेंडर्स प्रोवाइड करवा दिए, जो प्रतिदिन यदि ये चाहें तो टॉक से भरवाए जाएंगे। तो 35 बेड फैसिलिटी अब उनियारा में क्रिएट हो गई है। कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से जहां प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं हिंडौन सिटी का उप जिला अस्पताल सीमित संसाधनों में भी मरीजों को बेहतर चिकित्सा मुहैया करा रहा है।
यही वजह है कि अस्पताल में हिंडौन क्षेत्र के अलावा दूसरे जिले और राज्यों के मरीज भी उपचार कराने पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ प्रशासन और चिकित्सकों के बेहतर कोशिशों की वजह से कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु दर दूसरे अस्पतालों के मुकाबले काफी कम है। साथ ही यहाँ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। यही वजह है कि लोग दूसरे अस्पतालों की जगह हिंडौन के उप जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, हिंडौन का ये उप जिला अस्पताल 175 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर 225 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 150 बेड कोविड मरीजों के लिए और 75 सामान्य रोगियों के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। राजकीय चिकित्सालय हिंडौन सिटी 175 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें मैंने 225 बेड की व्यवस्था की हुई है। उसमें से 150 बेड मैंने कोविड के लिए लगाए हुए हैं, 75 बेड्स नॉन कोविड के लिए लगाए हुए हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए जालौर के सांचौर में प्रशासन और स्वास्थ्य के साथ साथ शहर के भामाशाह भी मदद को आगे आए। इसी मदद की वजह से सांचौर स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50 बेड का निःशुल्क कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। इस कोविड केयर सेंटर पर मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें ऑक्सीजन, दवाइयां और खाना भी शामिल है। आपको बता दें कि प्रशासन की अपील पर शहर शहर भामाशाह मदद के लिए आगे आ रहे हैं और अगर सब यूं ही साथ मिलकर चलते रहे तो फिर कोरोना का ग्राफ जल्द ही गिरना शुरू हो जाएगा। सेंटर के बारे में जायजा लेने के लिए हम यहाँ के बीसीएमओ से बात करते हैं कि किस तरीके की सुविधा रहेगी और ये कितना टाइम में शुरू हुआ है। ये हमारे मंत्री महोदय के निर्देशानुसार 50 बेड का हमने शुरू किया है। 12 घंटों में हमें ये तैयार कर दिया, जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी है और 15 पेशेंट भी एडमिट कर लिए हैं और सभी फ्री दवाई वगैरह, खाना सब। जोधपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और ग्रामीण क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए माहेश्वरी समाज के भामाशाहों ने बड़ी पहल की है। इस पहल के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीनें धपुर जिले के गाँव में भेजे जाएंगे, जिससे गांव में ऑक्सीजन की कमी से जूझने वाले लोगों की मदद हो सके। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि भामाशाह हर लेवल पर इस मुश्किल भरे समय में मदद कर रहे हैं। समाज ने समाज को संभालने के लिए इस आपदा के समय जिस तरह से व्यवहार किया, ये पूरी दुनिया के सामने एक भारत की संस्कृति का और भारत के समाज चरित्र का संदेश गया। आपको बता दें, जोधपुर में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा की ओर से कोरोना पीड़ित के लिए मदद की जा रही है, जिसमें मेडिकल उपकरण से लेकर फ्री भोजन की सुविधा तक शामिल है। कोरोना की जो लहर आई उसमें वो भोजन घर घर दूसरी तरह से सहायता पहुंचाने का एक विशाल लेवल पर भी कार्यक्रम किया। माहेश्वरी समाज जोधपुर में ग्राम स्तर तक सामाजिक संगठन बने हुए हैं। संगठन के जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ में आज बैठकर चर्चा की गई है और हर संगठन को 2-2 मशीनें, 4-4 मशीनें जो गांव की जनसंख्या है उसके अनुपात में दी गई है। चूरू के सुजानगढ़ में इन दिनों इंदिरा रसोई गरीबों के लिए वरदान बनी हुई है। सुजानगढ़ नगर परिषद के लोग इन दिनों जरूरतमंद लोगों के सहयोग के लिए यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दरअसल जब से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू हुआ, तब से उन परिवारों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर में एक दिन कमाई ना होने के चलते खाना नहीं बन पाता है। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए इंदिरा रसोई के जरिए भामाशाहों का सहयोग लेकर जन सेवा की जा रही है। आपको बता दें कि गांधी चौक में संचालित इंदिरा रसोई में गुणवत्ता के साथ भोजन तैयार करवाया जा रहा है, जिस पर निगम आयुक्त खुद निगरानी करते हैं और वो रोजाना यहाँ शाम को 7 बजे से पहले और सुबह 11 बजे से पहले भोजन के पैकेट पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि रेडी ठेले वाले जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, मजदूर था, अभी वो रोजगार पे नहीं जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के घर में राज्य सरकार की मंशा कोई भूखा नहीं सोए। उसी के दरमियान क्या कर रहे हैं कि नगर परिषद के द्वारा एक टीम गठन कर रखी है और हम लोग उन तक घर घर जाकर उन तक भोजन पहुंचाने का कार्य करें, उस बस्ती तक जाकर भोजन पहुंचाने का कार्य करें। जो लॉकडाउन से प्रभावित हो रहे हैं,
कुछ लोग सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। उन परिवारों को कुछ तकलीफ हो रही थी। उन तकलीफ को महसूस करते हुए आज सुजलांचल विकास मंच ने नगर परिषद आयुक्त सोनलाल नायक की प्रेरणा से 500 भोजन के पैकेट के कूपन कटवाकर उनकी राशि नगर परिषद को सौंपी है। श्रीगंगानगर के बाजारों में सन्नाटा और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू की वजह से है। पहले 6 दिनों की ही तरह 7वें दिन भी श्रीगंगानगर के लोग लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहे और इक्का दुक्का लोगों को छोड़ ज्यादातर लोग बेवजह घर से बाहर निकलने से बचते रहे। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के मेन बाजार में मौजूद है। यदि माँ का नज़ारा दिखाए तो पूरा बाजार लगभग पूरी तरह से बंद है और बाजार की मुख्य सड़कें पूरी तरह से सुनसान पड़ी है। इतना ही नहीं, वीकेंड कर्फ्यू और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है और जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है, जो आवाजाही कर रहे लोगों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। पाली के सिरियारी थाना के पिपलिया बेरा में एक 100 फीट गहरे कुएं से भजन गायक यशपाल का शव मिला। पुलिस ने गांव वालों की मदद से यशपाल का शव बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि किसी बात पर यशपाल की अपने पिता सोहनलाल दमामी से तकरार हो गई थी और वो 12 मई की रात करीब 10 बजे घर से बिना किसी को बताए बाहर निकल गया था। पहले तो परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। इसी बीच शनिवार को कुछ महिलाएं जब पिपलिया बोरे पर पानी भरने पहुंची तो उन्होंने कुएं में शव तैरता देखा, जिसकी शिनाख्त यशपाल के तौर पर हुई। एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बेरा पिपलिया सिरियारी के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर मन SHO में जाब्ता मौके पर पहुंचकर ग्रामीण के सहयोग से बॉडी को बाहर निकाला। पहले से गुमशुदगी दर्ज यशपाल सोहनलाल दमामी की हो रखी थी, जिस पर सोहनलाल को बुला करके बॉडी को आइडेंटिफाई करवाया तो उसने कहा ये मेरे बेटे यशपाल की बॉडी है, जिस पर बॉडी को CHC सिरियारी लाया गया है और सोहनलाल की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। बिहार के गया से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां भीड़ ने कुछ पुलिस वालों पर महिला की पिटाई का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि पुलिस एक टीम बाजार में उमड़ी भीड़ से कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में एक महिला को चोटें आईं, जिसके बाद वहां जुटे लोगों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बाजार में खूब बवाल किया। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। एक पुलिस वाले ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन लोगों ने पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। हंगामे के बाद जख्मी हुई महिला ने उसे चोट लगने की वजह साफ की। हंगामे के बीच पुलिस वालों ने महिला को ई-रिक्शा के जरिए इलाज के लिए पास के अस्पताल भी भेज दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ लोगों ने पीड़ित परिवार पर हमला कर दिया था। बताया गया कि जिस लड़की के साथ छेड़खानी की घटना हुई, उसके घर वाले सीधे आरोपियों के घर पहुंच गए, जहां आरोपियों के घर वालों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कुछ लोगों ने एक आदमी को जमीन पर गिराया और फिर उसे बड़ी बेरहमी से पीटा। गली के दूसरे कोने पर भी आरोपियों के कुछ रिश्तेदार पीड़ित परिवार के लोगों से मारपीट करते दिखे। बताया गया कि इस हंगामे में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। हंगामा शांत होने के बाद पीड़ित परिवार ने छेड़छाड़ और मारपीट की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। उन्होंने पीछे से मुझे खींचातानी करी, रेप अटेम्प्ट करने की मेरे पे कोशिश करी। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से गांव के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। देश के कई राज्यों के गांव तक कोरोना अपने पैर पसार चुका है। हरियाणा के पलवल में औरंगाबाद गांव के हालात भी काफी खराब है, जिसकी जानकारी वहां पहुंची न्यूज़ 18 की टीम को गांव के लोगों से बात करके मिली। हमारे पिछले 15 दिन में गांव में कम से कम 50-60 मौत हो चुकी है। नौजवान जा रहे हैं,
कोई कैसी सुविधा नहीं मिल रही हॉस्पिटल में। हालांकि वहां गांव के बाहर एक खुले मैदान में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम लोगों की कोरोना जांच करती नजर आई, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि कोरोना संकट के बाद उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। हमने तो डॉक्टर नहीं देखे यहाँ थे, कोई डॉक्टर ना आ रहा। कोरोना की डर की वजह से गांव के ज्यादातर रास्ते भी सूने पड़े नजर आए। सरकार बड़े बड़े दावे जरूर कर रही है, लेकिन वो दावे हवाई दावे हैं। जमीनी धरातल की बात करें तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही हालात दिल्ली के खेड़ा कला गांव में भी देखने को मिला। वहां ये हैरान करने वाली बात पता चली कि 5 गांव के लिए जो एक जांच केंद्र बनाया गया है, उस पर हर दिन केवल 50 लोगों का ही टेस्ट किया जाता है। तस्वीरें 11 बजे की हैं, जहां पर जो डॉक्टर हैं जो ये बता रहे हैं वो सैंपल लेके यहां से जा चुके हैं, यानी कि अब टेस्ट नहीं होंगे। इस गांव में भी बीमारी की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और उनके घर वालों का दावा है कि वो सभी कोरोना के शिकार हुए। कोई फैसिलिटी नहीं मिली किसी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या सिस्टम की तरफ से। लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि ना तो वहां कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल है और ना ही मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी सुविधाएं। गुजरात के अहमदाबाद से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों की अनदेखी कर एक कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही थी। इसी को लेकर नगर निगम ने इस सेंटर पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया, क्योंकि जब नगर निगम के अधिकारी वहां छापेमारी करने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। कोचिंग सेंटर के सभी कमरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों से भरे थे। हालांकि सभी के चेहरे पर मास्क तो दिखा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आई। सभी कमरों के दरवाजे भी बंद रखे गए थे ताकि अंदर जुटी भीड़ किसी को ना दिख सके। इसे देखकर नगर निगम की टीम कोचिंग सेंटर के मालिक पर बुरी तरीके से भड़क गई। छापेमारी के दौरान अधिकारी इस कोचिंग सेंटर की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। बाद में उन्होंने एक एक कर सभी कमरे खाली करा लिए। बताया गया कि वहां पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी चल रही थी। दिल्ली के पास गुरुग्राम में जैसे ही ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई, वहां वैक्सीन लगवाने के लिए गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस अभियान के जरिए लोगों को गाड़ी में बैठे बैठे कोरोना का टीका दिया जाता है। देश के कुछ दूसरे शहरों की तरह गुरुग्राम में भी ये मुहिम शुरू कर दी गई, जिसके पहले दिन वैक्सीन लगवाने के लिए गाड़ियों की करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। इस अभियान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग भीड़ से दूर बिना धक्का खाए सुरक्षित तरीके से टीका लगवा लेते हैं। यही वजह रही कि लोगों को जैसे ही पता लगा कि उनके शहर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो रहा है, वो अपनी गाड़ियों में बैठकर टीका लगवाने पहुंच गए। फिलहाल इस अभियान का फायदा केवल 45 साल से ऊपर के लोगों को ही मिला, जिन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे अपना आधार कार्ड चेक करवाया और फिर वैक्सीन की डोज ले ली। इससे पहले अलग अलग जगहों पर कोरोना वैक्सीन जो लगाने का कार्यक्रम था वो चल रहा था। आज से स्वास्थ्य विभाग ने ड्राइव थ्रू जो है उसकी शुरुआत की है। गुरुग्राम में ये पहली शुरुआत है। इससे पहले अलग अलग जगहों पर वैक्सीन लगवाने का काम चल रहा था। आज से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। गुरुग्राम में इस पहले सेंटर की तर्ज पर अलग अलग मॉल की पार्किंग में कई और वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की तैयारी है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोरोना अस्पताल के कर्मचारियों को आग से बचाव की ट्रेनिंग दी गई। पिछले 1 महीने से देश भर में कई कोरोना अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने देश के सभी जिलों में मौजूद कोरोना अस्पतालों को आग से बचाने के इंतजाम दुरुस्त रखने का आदेश दिया था। और यही वजह रही कि वैशाली में मौजूद इस अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई और वहां के डॉक्टरों और कर्मचारियों को समझाया गया कि ऐसे हालात में फौरन एक्शन में कैसे आया जाता है। इसके लिए गत्ते के एक डिब्बे में आग लगा दी गई और उसे बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल का तरीका बताया गया। ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अस्पताल के स्टाफ से बातचीत की। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है जो भी सुरक्षा निर्देश है उनका पालन करेंगे। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने भरोसा दिया कि गृह मंत्रालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए उनकी टीम अपने काम में जुटी हुई है। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल के अलग अलग हिस्सों में पानी की मदद से आग बुझाने की ट्रेनिंग भी वहां के कर्मचारियों को दी गई।
कोरोना के कहर से बचने के लिए देश की कई जगहों पर लोग हवन और यज्ञ कराने में जुटे हैं। ऐसा करने वालों का मानना है हवन और यज्ञ से वातावरण शुद्ध होगा, जिससे इस महामारी का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में भी इसी तरह का आयोजन हुआ। वहाँ के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें गाँव वाले एक साथ बैठकर हवन करते दिखाई दिए। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। हालांकि इस दौरान कई लोग वहां बिना मास्क के नजर आए। उनके बीच 2 गज की दूरी भी नहीं दिखी। इसके बाद एक ठेले पर हवन कुंड की सामग्री रखकर पूरे गांव में ले जाया गया, ताकि उससे निकलने वाला धुआं चारों तरफ फैल सके। कोरोना से मुक्ति के लिए हमारे गांव में लगातार 7 दिन यज्ञ किया जाएगा। इसी तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी सामने आई। वहां बांस पर हवन कुंड बनाकर उसे लोगों ने उठा लिया और फिर पूरे इलाके में घूमकर उसके धुएं को फैलने दिया। देश के कई दूसरे शहरों में भी पूजा पाठ की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में कोरोना की लगाम कसने के लिए प्रशासन ने एक अनोखा कदम उठाया। वहां लोगों को शराब तब मिलेगी जब वो अपने नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसके लिए प्रशासन ने शराब की दुकानों के बाहर ही कोरोना जांच की व्यवस्था कर दी है। वहां मौजूद शराब की एक दुकान के बाहर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जिनमें सरकार की तरफ से लगाए गए कोरोना टेस्ट के कैंप पर लोग पहुंचे। उन्होंने अपनी पहचान से जुड़ी जानकारियां वहां बताई और फिर जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव मिलने के बाद ही शराब खरीदने के लिए आगे बढ़े। बहुत सरस काम है सरकार नो। दुकान के बाहर भी शराब खरीदने के लिए कोरोना नियमों का ध्यान रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सड़क पर बने निशान में खड़े रहकर ही लोगों ने अपनी बारी का इंतजार किया और शराब खरीदी। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अमेरिका के कैलिफोर्निया से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां चोर और पुलिस के बीच चल रहे पकड़म पकड़ाई के एक खेल में अचानक तब ट्विस्ट देखने को मिला जब पुलिस गजा में मौजूद एक बहुमंजिला इमारत पर इजरायली हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने ट्वीट कर कहा, हमने सीधे तौर पर इजराइल को कहा है कि सभी पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी अहम जिम्मेदारी है। इससे पहले इजराइल सेना के हवाई हमले में शनिवार को गजा सिटी स्थित एक बहुमंजिला इमारत ध्वस्त हो गई थी। इस इमारत में स्थित एसोसिएटेड प्रेस और दूसरे मीडिया संस्थानों के कार्यालय थे। हालांकि इजरायली सेना ने इस इमारत को खाली करने के पहले ही आदेश दे दिए थे और उस आदेश के 1 घंटे बाद ही ये हमला हुआ था। इस इमारत में रिहायशी अपार्टमेंट होने के साथ ही एपी अल जजीरा समेत अन्य संस्थानों के दफ्तर थे। इस हमले से 12 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई और चारों तरफ धूल का गुब्बार छा गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां चोर और पुलिस के बीच चल रहे पकड़म पकड़ाई के एक खेल में अचानक तब ट्विस्ट देखने को मिला जब पुलिस से भाग रहे आरोपी चोर के ट्रक में ही भीषण आग लग गई और सड़क पर दौड़ते हुए ट्रक के दाहिनी तरफ वाला अगला टायर देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से आरोपी को ट्रक बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा। इस दौरान ट्रक का जलता टायर आग की लपटों के साथ काला धुआं भी फेंकने लगा। डर के मारे आरोपी चोर ट्रक से कूद गया और जान बचाकर वहां से भागा और फिर शुरू हुआ चोर पुलिस में चूहे बिल्ली का खेल। आरोपी तेजी से एक दीवार से दूसरी दीवार लांघते हुए पुलिस से दूर भागता रहा, लेकिन एक छोर पर पुलिस पहले से ही उसको घेरने की तैयारी में उसका इंतजार करती नजर आई। आखिरकार चोर ने घुटने टेक दिए और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उधर चोरी किए हुए ट्रक में लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझा तो दिया, लेकिन तब तक उसका आगे का हिस्सा जलकर राख हो चुका था। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में पकाया ज्वालामुखी से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां अंगारों के बीच पिज्जा पार्टी होती नजर आई। फरवरी में फटा ये ज्वालामुखी प्रशासन के लिए जी का जंजाल बन गया है, लेकिन वहां एक आदमी ने आपदा को ऐसा अवसर बनाया कि उसकी चांदी हो गई। वहां से आई तस्वीरों में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर कुछ लोग पिज्जा से पेट पूजा करते नजर आए। वैसे तो वो ज्वालामुखी से फूटते लावे के फव्वारे को देखने इतनी ऊपर आए थे,
लेकिन वहां गर्मा गर्म पिज्जा खाने को भी मिल गया तो पर्यटकों का दिन बन गया। बताया गया है कि एक दिन शेफ को एक आइडिया आया और वो ज्वालामुखी पर पिज्जा पकाने चला गया। लाबे की गर्मी में पके पिज्जा को चखकर वो उसके स्वाद का कायल हो गया। फिर तो उसने ज्वालामुखी पर अपना पिज्जा स्टॉल ही लगा दिया। वो लाबे की नदी के बीचों बीच पिज्जा पकाता नजर आया। हालांकि ये खतरे से खाली भी नहीं, क्योंकि अगर गलती से पैर फिसला तो जान पर भी बन सकती है। खास बात यह है कि ग्वाटेमाला का ये ज्वालामुखी 3 महीने से वहाँ के प्रशासन के लिए सिरदर्द और पर्यटकों के लिए मस्ती का केंद्र बना हुआ है। जहां अब लावा और राख निकलने की रफ्तार कम हुई तो अकाउंटेंट का काम करने वाले एक आदमी ने वहां ज्वालामुखी के लावा पर ही पिज्जा बनाकर पर्यटकों को परोसा। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।